Hello guys, welcome back to Last Minute Study. Today we are just starting the first year course Introduction to Disability. Today we are going to cover the Unit 1. आज हम पूरी Unit 1 cover कर लेंगे. Unit 1 में आपकी जो Unit 1 है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, इसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सबसे पहले हम यूनिट 1.1 अगर हम देखते हैं तो 1.1 में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी. ठीक है, हाँ. तो 1.1 में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे डिसेबिलिटी का, नेशनल, इंटरनेशनल और मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ हैंडीकैप, एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी, ये सब पढ़ेंगे. 1.3 में डेफिनेशन, कैटेगरीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, लीगल प्रोविजंस, PWDs इन इंडिया. 1.4 में लेंगे हम एक ओवरव्यू लेंगे, कॉजेज़, प्रिवेंशन, प्रिवेलेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी नेशनल एंड ग्लोबल. और जो आपकी लास्ट 1.5 जो रहेगी सब यूनिट ऑफ यूनिट 1 इज़ कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशन. ठीक है गाइस, तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, और हम इसी को एंड करेंगे आज इस वीडियो में. इस वीडियो के एंड तक आपकी जो यूनिट 1 होगी वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी. सो दीज आर माय नोट्स. चलो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी. देखिए, सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनल इंटरनेशनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसेबिलिटी. ठीक है, इंटरनेशनल और मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी. सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप देखें तो डिसेबिलिटी का क्या है. तो डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये कोई है ऐसा तो है नहीं कि जो एकदम से डिसेबिलिटी उठ के आ गया है. डिसेबिलिटी इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोसेस. ये कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है. विकलांगता एक कोई आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से उठ के आ गया है या जनरेशन है. नहीं, डिसेबिलिटी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना एंशियंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ऑल्दो डिसेबिलिटी हैज़ चेंज्ड आवर व्यूज़ ऑन द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी. हमारे डिसेबिलिटीज़ पे व्यूज़ बदल गए हैं. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, डिसेबिलिटी इज़ नॉट एज चेंज्ड आवर व्यूज़ एंड मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटीज़ पे हमारे अब व्यूज़ बदलते चले गए हैं. कैसे व्यूज़ बदलते चले गए हैं, जैसे पहले हम इसको हम एक श्राप मानते थे कि अगर ये डिसेबल्ड पर्सन है तो ये पैदा ही इसी चीज़ के लिए हुआ है, इसके पुराने कर्म हैं जो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हैंगओवर हो रहे हैं टू द लाइफ ऑफ द अनदर लाइफ. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देखिए, अर्ली व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी क्या थे, उसके बाद में यहाँ पे देखा है अर्ली व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी क्या थे, उसके बाद में जो चेंजिंग व्यूज़ आए वो चेंजिंग व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी क्या थे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दी अर्ली व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी, तो अर्ली व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी में यही मैंने आज आपको बताया, ये बोला जाता था पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. ये कहा जाता था कि ये जो है ये तो इनको पनिशमेंट मिली है गॉड से. ये देखिए, पनिशमेंट फ्रॉम गॉड. एंड फेलियर, डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट, एक डिफेक्ट माना जाता था कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको तो डिफेक्ट है, उसको तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है. उसको आइसोलेटेड फील करा देते थे, उसको कोई सोशल स्टिग्मा हो जाता था, सोसाइटी में मिक्सअप नहीं होने देते थे, पब्लिक से हिडन कर देते थे, उसको सिक और अनहेल्दी घोषित कर देते थे कि ये तो अब कुछ कर ही नहीं सकता है. ठीक है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, ये सब आते हैं, तो आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा. चलिए, तो अगर हम अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या मिथ थे हम ये देखते हैं अब. सो एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि डिनाइड फॉर इंक्लूडिंग एजुकेशन, केयर, एम्प्लॉयमेंट, प्लेस इन फैमिली एंड सोसाइटी. मतलब आप ये मान के चलिए कि इनको हर जगह से डिनाई कर दिया जाता था. इनको एजुकेशंस में नहीं लिया जाता था, इनको कोई केयर नहीं दी जाती थी, इनको कोई एजुकेशन वगैरह, मतलब दे आर जस्ट सेट टू द आउट ऑफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस में इनको इंक्लूड ही नहीं करते थे. ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं चेंजिंग व्यूज़ क्या है. उसके बाद में जो चेंज आए
चेंज जो जो धीरे धीरे टाइम के साथ रहते रहते डिसेबिलिटी को लेके जो जो चेंजेस आए, आज अब हम उसकी बात करते हैं। चेंजेस व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड ना, या तो उस पर इन लोगों ने बात करी, इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम। धीरे धीरे चेंजेस आए 18s में, तो इसको ये माना गया कि ये कोई एक मिथ नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम। इसको हमें ये मान के नहीं चलना है कि ये कुछ गलत चीज़ है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। आज इसको आगे ये भी माना गया कि इसको हम हेल्थ केयर दे के, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं मान के चलना है कि ये बहुत बड़ा श्रापित हो गया है या कुछ हो गया है, ठीक है। इट इज़ एन एनवायरमेंटल सोसाइटल फैक्टर, सोशल एंड बायोसाइकोलॉजिकल सोशली, ठीक है। अब आप ये देखिए बायोसाइकोसोशल कैसे है ये, और ये एनवायरमेंटल और सोसाइटल फैक्टर है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिसेबिलिटी है बहुत सारे सोशल कारणवश होती है। सोशल कारणवश हम इसको देख सकते हैं ऐसे कि लाइक हेरिडिटिकल भी होती है कभी कभार ये होता है कि अगर किसी के फोर फादर में इशू है तो आगे जाके जनरेशन में भी ये जाके इशू आएगा, ये भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, कहीं पे आप हैं वहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सोशल और बायोसाइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, हाउ दैट इवन अंडरस्टैंड, ओके गाइज। सोशल और बायोसाइकोलॉजिकल फैक्टर मैं आपको ये समझाती हूँ। इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, देयर फैमिलीज एंड एडवोकेसी। देखिए ये एक आप आगे जाके मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी में भी पढ़ेंगे कि ये जो आपका जो फैक्टर है सोशल और बायोसाइकोसोशल जो फैक्टर है, ये एक काइंड ऑफ अ मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी भी है, ठीक है। आगे जाके आप ये देखेंगे कि ये एक काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव भी है और आपका एक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में भी आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी दैट एड्रेसेस बैरियर टू हेल्थ केयर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन द सेंस ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ते हैं। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, देखो गाइज, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी आर टूल्स ऑफ डिफाइनिंग इम्पेयरमेंट एंड अनहेल्दी फॉर प्रोवाइडिंग a basic upon with government and society can drive strategies for meeting the needs of disabled people, ठीक है। मॉडल्स जो आपके इन्फ्लुएंस्ड हैं, देखिए मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं हम, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी एक काइंड ऑफ अ सेक्टर्स डिवाइड करे गए हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ों को लेके हम इसको एक अक्यूमुलेटेड डिसएडवांटेज को हटा के एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, डिसेबल्ड पीपल एज डिपेंड अपॉन सोसाइटी, दिस रिजल्ट टू पैटर्नलिज्म, सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, एक सेकेंड, या सो जो डिसेबल्ड पर्सन है, देखिए वो सोसाइटी पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। कैसे, उसको सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना है। पहला मॉडल, पहला एक, अगर हम मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते हैं, फ़िलासफ़ीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, सोसाइटी से अलग नहीं करना है। उनको सेग्रीगेशन का मतलब देखिए बेसिकली ये होता है कि आपको किसी एक ग्रुप में उनको घुसा देना है और उनको डिसेबल्ड पर्सन को अलग नहीं करना है, हमें उन्हें इंक्लूसिव करना है, इनको हमें अपनी सोसाइटी के साथ इंक्लूजन करना है। कोई सेग्रीगेशन, कोई डिस्क्रिमिनेट, कोई सोशल स्टिग्मा उनके ऊपर नहीं थोपना है, समझ रहे हैं आप। सेकंड, देखिए सेकंड क्या कह रहा है, परसीव्स डिसेबल पीपल एज कस्टम्स व्हाट सोसाइटी हैज़ टू ऑफर। हमें ये कस्टम्स बना लेने हैं, हमें एक चीज़ बना लेनी है कि हमें उन्हें क्या बोलते हैं आप, एक सेकेंड ना, सो इट टॉक्स अबाउट कि एक एम्पावरमेंट, हमें उनको बिल्कुल भी सेग्रीगेट नहीं करना है, उन्हें इतना इंक्लूसिव कर देना है कि उनकी अलग से एक पावर आए,
वो भी आगे जाके सोसाइटी में इम्प्रूव कर सकें, वो भी आगे जाके क्या बोलते हैं ना आप, ह्यूमन राइट्स और इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन भाई इंक्लूजन जो अभी हमने बात करी। देखिए गाइस, आपका अगर क्वेश्चन आता है द मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो मेरा डिप्लोमा ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने टाइम में जब ये किया था तो ये क्वेश्चन मोस्टली अगर आएगा तो आपका 4 नंबर या 3 नंबर मार्क्स में आता है, 3 नंबर्स में ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये एग्जैक्ट ऐसे लिखाएंगे फंडामेंटल फ़िलासफ़ीज़ जो मॉडल्स पे, पहले आपको डिस्क्राइब कर देना है व्हाट इज़ मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, फिर आप इसको बताएंगे इन्फ्लुएंस क्या क्या करता है, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ मॉडल्स डिस्क्राइब कर दें तो गाइज़ आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल भी मतलब मैंने बिल्कुल जो नोट्स बना रखे हैं अप टू द पॉइंट बना रखे हैं, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये सारे मॉडल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कुछ कुछ याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका नोट्स के, और आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से देखकर। देयर आर मल्टीपल मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। आप कोई भी 5-4 याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है गाइस। आप चीज़ों को समझ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहती है। Okay, now let's move to the second subpart of our unit, that is concept, meaning and definition of handicap, impairment, disability, activity limitations, habilitation and rehabilitation। देखिए इसमें आपको सबसे पहले बेसिकली आपको ना, देखिए इंटरनेशनल और नेशनल तो बाद में देखेंगे, हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले अगर मैंने ये डेफिनेशंस देखिए कहीं से ऐसी उठा के नहीं लिखी हुई है, WHO की डेफिनेशंस हैं ये, तब आराम से लिख सकते हैं। सो इम्पेयरमेंट एक साइकोलॉजिकल और एक एटोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस में डिफॉर्मिटी होती है, डैमेज होता है टिश्यूज़ में, डिजीज़ और ट्रॉमा में, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ एज पुअर और नो विजन ड्यू टू अ डैमेज ऑफ रेटिना ऑप्टिक, ठीक है। किसी भी आप देख किसी भी डिफॉर्मिटी और डैमेज, इम्पेयरमेंट इज़ अ डैमेज टू अ टिश्यू, डिजीज़ और ट्रॉमा टू अ पर्सन। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है गाइस। और डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी इज़ भी डिफाइंड एज द रिस्ट्रिक्टिंग लैक ऑफ एबिलिटी। डिसेबिलिटी में आपकी एबिलिटी की लैक आएगी, ये देखिए लैक ऑफ एबिलिटी आएगी, जिससे रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। जब आपको इम्पेयरमेंट हो गया है फिर उससे जो आपको लैक आ रही है, आप जो प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं, आपको जो एक्टिविटीज़, ये देखिए परफॉर्म एन एक्टिविटी परफॉर्म करने में इश्यूज़ हो रहे हैं, जो इम्पेयरमेंट के थ्रू आएगी वो होगी आपकी डिसेबिलिटी। ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद में व्हाट इज़ हैंडीकैप। देखिए हैंडीकैप इज़ एन डिसएडवांटेज फॉर एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी विच लिमिट्स द प्रिवेंट फुलफिलमेंट ऑफ द रोल ऑफ द नॉर्मल, डिपेंड्स ऑन द एज, सेक्स, सोशल, कल्चरल फैक्टर फॉर दैट इंडिविजुअल। सो देखिए इम्पेयरमेंट एक अबनॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स है, अपीयरेंस है और सिस्टम्स हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। ये देखिए अबनॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, अबनॉर्मलिटी ऑफ, अरे यार, अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, अपीयरेंस, सिस्टम एंड फंक्शनिंग। यहीं पे अगर आप नीचे जाएँ डिसेबिलिटी में, तो डिसेबिलिटी इज़ अ लॉस ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज़। और हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप डिसएडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़। आपका इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ का सम करके जो एक रिज़ल्ट आएगा वो आपका होता है हैंडीकैप्ड, ठीक है गाइस। सो अगर हम आगे बात करें, जो डिस्टर्बेंस होगी आपकी ऑर्गन और टिश्यू लेवल पे, वो सब आपकी इम्पेयरमेंट में जाएगी। और जो डिस्टर्बेंस होंगी आपकी पर्सनल लेवल पे, जो आप किसी भी चीज़ को काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका डिसेबल्ड में आ जाएंगे आप, जो आपका एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो जाती है, जो आपको लैक होता है किसी चीज़ को करने में, आप एक डिसेबल्ड पर्सन
डिसेबल्ड पर्सन में इंक्लूड होते हैं वो होती है आपकी डिस्टर्बेंस इन पर्सनल लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आपका स्पेसिफिक लेवल क्रिएट हो जाता है कि अब हम ये कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्गन ही मिसिंग है, ये हमारे पास है ही नहीं, तो फिर आप इंक्लूड हो जाते हैं हैंडीकैप में। सो 1.3 में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डेफिनेशन, कैटेगरीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, द लीगल प्रोविजंस फॉर PWDs इन इंडिया। देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें बेंचमार्क डिसेबिलिटी की और PWDs वगैरह इंडिया में क्या क्या है, तो इंडिया में आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, 3 चीज़ें आपको हमेशा ये लिख के आनी ही आनी है। एक RPWD, नेशनल ट्रस्ट और एक RCI। देखिए ये बहुत बेसिक है, ये आपको ये समझ लीजिए, आपको ये रट लो, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी तो सेकेंड ईयर में भी काम आएगी, और ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट में काम नहीं आने वाला है, ये आपको हर सब्जेक्ट में यूज़ करनी है। चलिए अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं RPWD का। दी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आता है 2016 में इंडिया में, और इसमें हमें रिजर्वेशन मिलता है 4% का, ठीक है। नेशनल ट्रस्ट NTA एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट है फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ, यहाँ पे आप डिसेबिलिटी ध्यान रखिएगा, ऑटिज़म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है। RCI की फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे। RCI की फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसमें आप अपना ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी RCI के अंडर में ही है। RPWD, अब हम RPWD की बात करते हैं। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 2016 में आया था, इसके फीचर्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट टेक इफेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर राइट्स आर गिवन टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट, इसका सिर्फ एक ही मोटिव यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसका सिर्फ एक ही मोटिव था। क्या मोटिव था इसका? टू टेक केयर ऑफ द राइट आर गिवन टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी से जो पर्सन सफ़र कर रहे हैं उनको एक राइट्स प्रोवाइड करवाना। Disability is defined based on evolving and dynamic concept, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इन तीनों में डिसेबिलिटीज़ वगैरह कितनी कैसे क्या आती है। देखिए RPWD में 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, PWD में 7 डिसेबिलिटीज़ हैं जिसकी फुल फॉर्म है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। PWD में आप ये चीज़ ध्यान रखना, RPWD में 4% रिजर्वेशन है, PWD में 3% रिजर्वेशन है, और जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसमें आपकी आएंगी 4 डिसेबिलिटीज़। PWD की 7 डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, ये देखिए। इसको जूम करती हूँ, ओके। मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, लो विजन, लोकोमोटर, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड लिप्रेसी कर्ज, ये 7 डिसेबिलिटीज़ आएंगी आपकी PWD में। ये मैंने 21 डिसेबिलिटीज़ मेंशन करी है RPWD में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको सेट करते हैं, ये देखिए, ये 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यू हैव टू लर्न दिस डिसेबिलिटीज़। देखिए एग्जैक्ट पेपर में 21 डिसेबिलिटीज़ कोई भी नहीं पूछता है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है, एक बार आप ये रीड आउट कर लेना और माइंड में ये रख लेना कि ये डिसेबिलिटी है या नहीं है। 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि ये फ़लाना डिसेबिलिटी RPWD में है, PWD में है या NTA में है, बस 1 नंबर के 5 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है वो, और मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, और 1 वर्ड के 8 क्वेश्चंस अलग से होते हैं गाइस, तो इस पे ध्यान दीजिए अब की बार, आपके पास जो पैटर्न चेंज हुआ है। चलिए लेट्स मूव फर्दर टू द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी रेफर्स टू हैविंग एट लीस्ट 40% डिसेबिलिटी टू एनी टाइप रिकॉग्नाइज्ड अंडर RPWD एक्ट 2016।
इसका मतलब ये है RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अगर आप 40% डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपका UDID कार्ड बनेगा और आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी 1 नंबर में आई हुई है कई बार क्वेश्चन पेपर में। गाइज़ मेरा काम यहाँ पर है आपको नोट्स प्रोवाइड करना और फटाफट से यूनिट्स को कंप्लीट कराना। मैं आपको कोई भी चीज़ डीप में नहीं समझा रही हूँ। डीप में मतलब एक सच ऑफ ये है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऑलरेडी आप लोग एग्ज़ाम टाइम में ही वीडियोज़ वगैरह देखते हो, सो आई वांट कि आप फटाफट एग्ज़ाम टाइम में देखें और आप तुरंत पेपर में एज इट इज़ लिख के आ जाएं, कोई आपको परेशानी ना हो। तो मेरे नोट्स भी इतने इफ़ेक्टिव है कि आप इसको समझ लेंगे, एक बार रीड आउट ही कर लेंगे तो आप अपने मन से भी काफ़ी चीज़ें बढ़ा के लिख के आ सकते हैं। चलिए मूविंग फर्दर, हमारी 1.4 यूनिट है प्रिवेंशन, प्रीवेलेंस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी नेशनल एंड ग्लोबल। तो सबसे पहले अगर हमारे से ये बात करते हैं ना ग्लोबली और डेमोग्राफिक की, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। देखिए एपिडेमियोलॉजी इट इज़ अ साइंस कंसर्न विद द स्टडी द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस the occurrence of any disability, disease and death in aggregation of individual. Epidemiology involves making a discrimination or estimate of the number of cases of the some condition in a population. देखिए एपिडेमियोलॉजी एक सिंपल सी टर्म है, एक टर्म दे दी गई है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या टर्म है ये देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से कितने डिसेबल्ड पर्सन हैं उसको क्लासीफाई करना, उसको अलग करना, उसको जानना, उस पर रिसर्च करना, एक काइंड ऑफ अ सर्वे कराना इज़ एन एपिडेमियोलॉजी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल बस एक टर्म दे दी गई है और एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। बस एक ये है कि साइंटिफिक टर्म दे दी गई है, उसको साइंस कंसर्न स्टडी है एक तरह से। इसका कोई हुआ नहीं बनाएंगे, नॉर्मली आप रीड आउट करिए आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी के ना 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है इंसिडेंस और एक होता है प्रीवेलेंस। देखिए यहाँ पे हमने प्रीवेलेंस पढ़ाना था, ये देखिए यहाँ पे यूनिट में आपको प्रीवेलेंस दे रखा था ना, तो अब हम इसी के एपिडेमियोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं। आप यहाँ पे देखिए, एक हो जाएगा आपका इंसिडेंस और एक हो जाएगा प्रीवेलेंस। अब इन दोनों को हम समझते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं क्या आपकी। सो incidence refers to the number of new cases in population during a specific period of time, ठीक है। तो इंसिडेंस क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस, एक पूरा पॉपुलेशन है हमारा इंडिया का, उसमें जितने जितने नए केसेस आ रहे हैं स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब 1 साल का मान लो हम 1 साल का वो ले लेते हैं एक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें 1 साल में कितने नए डिसेबल्ड केसेस आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो आएगा आपका इंसिडेंस में, ठीक है। प्रीवेलेंस क्या कहता है, प्रीवेलेंस कहता है रेफर्स टू द नंबर ऑफ टोटल केसेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए अब दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए आप यहाँ पर कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नए केसेस, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। ये चीज़ को आपको ध्यान से समझनी है, ये बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में। देखिए ये वर्ड आप हाईलाइट कर लीजिए, ये क्या कह रहा है, अरे यार ये क्या कह रहा है, ये न्यू केसेस की बात कर रहा है, ये न्यू केसेस की बात कर रहा है और ये टोटल केसेस की बात कर रहा है। यही मेजर डिफरेंस है और इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो मदर है मदर को न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बच्चे की पूरी केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। केयर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए हॉस्पिटल्स वगैरह के, ये सब एक तरह से ये जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, बिल्कुल एज सच केयर करनी चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो लेट्स मूव टू दी 1.5 कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशन।